हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी था और वैसे भी ये दो टॉपिक है। तो कल हम लोगों ने महिलाओं के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम कास्ट सिस्टम है जिसको कितने लोगों ने जो है मिलकर इसमें सुधारा, योगदान दिया, उसके बारे में। और अगर आपको भरोसा ना हो तो सीटेट का क्वेश्चन पेपर आप अगस्त का उठाना और वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, सतनामी आंदोलन किसने शुरुआत की, जो कि घासीदास से रिलेटेड है। यहीं पर आपको ज्योतिराव फुले उनसे प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। तो बेसिकली आज का जो ये टॉपिक होने वाला है, जो कास्ट सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको मिस मत करना क्योंकि यहाँ से अभी रिसेंटली आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम वैसे भी स्टोरी के थ्रू देखेंगे क्योंकि देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की। ठीक है, समझना है आपको। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और ये पूछा गया है प्रश्न। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पता ही है, मैंने कल बताया है। अब ये तो चलो महिलाओं वाला टॉपिक था। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जाति। तो एक एक करके पूरा डिटेल में हम चीज़ें पढ़ेंगे और आप लोग खुद बोलते हो कि आप एक भी लाइन मत मिस कीजिए, डिटेल में पढ़ाइए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फाइनली कल हमारा 300 लाइक कंप्लीट हुआ है। तो बस 200 और लाइक्स हैं तो 500 कर देना आज कैसे भी करके, अगर आपको पसंद आए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वन लाइनर के लिए बार बार पूछते हो आप, वो एग्जाम से पहले मिलेगा ना, क्योंकि अभी आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, तुरंत आप शॉर्ट नहीं पढ़ सकते हो। वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, 200-400 वो क्वेश्चंस होंगे रिवीजन के लिए। और अभी आपके डिटेल हिस्ट्री के नोट्स पे काम चल रहा है। देखिए करने वाली मैं अकेली हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बट हाँ ये जरूर है कि आपका जो आने वाला वीक है उसमें आपको उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए क्योंकि उसमें बाइलिंगुअल भी करना है, इस वजह से। ये देखिए जो हमारा टॉपिक है ना, जाति और समाज सुधार, इसमें आपको पता ही है कि पहले तो कितनी ज़्यादा बुरी हालत थी। आपको पता ही है जो निम्न जाति के लोग होते नहीं है, बट लोगों ने किस तरीके से उनके साथ कितना गलत किया। और अगर आज देखा जाए तो आज भी चीज़ें सुधरी नहीं है, जैसे कि अभी हम देखेंगे इसमें जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारों का मतलब कल हम लोगों ने जिक्र किया, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। आपको पता ही है राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था को काफ़ी क्रिटिसाइज किया। पुराने बौद्ध ग्रंथ, क्योंकि पहले के जो लोग थे ना, वो लोगों को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका प्राचीन ग्रंथ का एग्जाम्पल लेते थे। तो इन्होंने पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। तो ये याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज किसका समर्थक है? भक्ति, जिसमें सभी जातियों की जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जाति उन्मूलन के लिए जो है किसका गठन किया गया? तो 1840 में परमहंस, ठीक है, परमहंस मंडली। इन सुधारकों, सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाला जो अन्याय है ना, उसके विरुद्ध थे, खिलाफ थे उसके। और 19वीं सदी की बात हो रही है। ईसाई प्रचारक, आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो जहाँ पे स्वर्ण जाति के लोग पढ़ाई करते थे वहाँ पर इनको एंट्री नहीं मिलती थी, तो इनके लिए अलग से स्कूल खोला गया। तो इससे एक तरीके से इन बच्चों को भी ना एक रास्ता मिला कि भाई हम भी अपनी दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, नए संसाधन मिलेंगे। उसमें बहुत सारे गरीब लोग जो है ना, वो काम करने के लिए, नौकरी के लिए शहर में जा रहे थे गांव छोड़कर। और अभी आपको आगे पता चलेगा कि किस तरीके से मॉरिशस वगैरह पे जो निचली जाति के मजदूर हैं उनके साथ बहुत ही कठोरता से पेश आते थे लोग। नए कारखाने, नगर पालिकाएं, हर जगह नौकरी निकल रही थी। अब इसमें मजदूर की कितनी मांग पैदा हुई होगी आपको पता ही है, क्योंकि कारखाना खुल रहा है, नगर पालिका खुल रहा है, तो नाली कौन बनाएगा? सड़क बिछानी थी, इमारतें जो है लगानी थी। इसलिए इन लोगों को वहां पर जो है नियुक्ति दी जा रही थी, मतलब काम पे रखा जा रहा था। ये आप फोटो देख सकते हो, ये एक जहाज है। अब इसमें देखिए ये कुली जहाज है। कुली जहाज नाम से ही क्लियर है। यहाँ से ना भारतीय जो मजदूर होते थे ना, उनको लेकर जाते थे मॉरिशस। ठीक है, और उनसे बहुत ही कठिन कठिन काम करवाएंगे। और इसमें जाता कौन था मॉरिशस?
स्वर्ण जाति के लोग नहीं जाते थे, जो निचली जाति के लोग थे उनको लेकर जाते थे। आप यहाँ पर देखो, शहरों को साफ करना है तो इसके लिए कुली, खुदाई करने के लिए बोझा ढोना है, ईंट बनानी है, नाली साफ करनी है, मतलब समझो जो एकदम निचले स्तर का काम होता है उन सभी के लिए जरूरत तो पड़ेगी ना। तो ये श्रम कहाँ से आएंगे? तो गाँव, छोटे कस्बों के जो गरीब शहर की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। और शहर जाने वालों में से बहुत सारे जो है ना वो निम्न जाति के लोग थे। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने चले गए। और नए स्थानों पर अक्सर बहुत ही काम जो होता है ना बहुत कठोर था, परंतु गरीब और निचली जातियों के लोगों को यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था, इसलिए ये लोग जाते थे। और चाहे कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, ये लोग काम भी करते थे। यहाँ पर देखिए, इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे जो कि काम करने जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, आपको पता है चमड़े का काम ये भी कौन करेगा? निचली जाति के लोग। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों जो स्वर्ण जाति के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ये जो काम होता है वो मृत पशुओं का होता है, ये काम अच्छा नहीं है और ये गंदा और दूषित काम है, हम ये नहीं कर सकते हैं। बट फिर इसकी डिमांड बढ़ी तो ये लोग भी इसका फायदा उठाए, इनको भी लाभ हुआ। जैसे कि मौजूदा जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शव को साफ करने, चमड़ा तैयार करने, चप्पल, जूतियाँ जो है सिलने में माहिर थे। फोटो देख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आपने देखा कि किस तरीके से एक मिनट, हाँ मुझे लगा कि कहीं कोई टॉपिक, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कोई भी काम ऐसा जो कि उस समय लोगों को लगता था कि गंदा है, दूषित है, तो वो बेसिकली निचली गरीब जाति के लोग ही करते थे। इसके अलावा और भी नौकरियां सामने आ रही थी, जैसे कि मान लो सेना में लोगों की जरूरत बढ़ गई थी, तो जो अछूत माने जाने वाले जो महार समुदाय के लोग होते थे उनको महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। अब दलित आंदोलन के नेता सभी को पता है भीमराव अंबेडकर, उनके जो फादर थे ना वो एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। ठीक है, अब बच्चों को ना कक्षा में पढ़ने की जगह भी नहीं मिलती थी। और ये आप फोटो देखिए, ये गुजरात के जो दुबला समुदाय, जानते होंगे आप लोग, कम्युनिटी का नाम है दुबला। वहाँ के लोग बाजार में, ये देखो टोकरी है ना सर के ऊपर, उसमें आम ढोकर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो दुबला मजदूर है ना जो कि गुजरात के हैं, स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करेंगे। ठीक है, काम इनकी खेती में करेंगे, उससे कोई छूत इनको मतलब ऐसा अछूत वाला चीज़ नहीं आएगी। भले से उनका घर साफ कर देंगे, बर्तन धुल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, ये उनका खेत संभालेंगे, उनके घर का काम भी करते हैं। अब बच्चों को ना कक्षा में जगह नहीं। आपको पता है कि बम्बई रेजिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं देते थे। ठीक है, और जब उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई तो उनको बोला कि देखो भाई, तुम कक्षा के बाहर बरामदे में बैठो, सुनो बस, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, तुम दूषित नहीं कर सकते हो जहाँ पर ऊंची जाति के लड़कों को हम पढ़ा रहे हैं। सोचिए, ये है उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी 1829, उसमें भी लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि देखो भाई, समानता और न्याय सभी का अधिकार है और होना चाहिए, जिसमें से 19वीं सदी के ही दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने बोला कि हमें समानता, न्याय, ये दो चीज़ें, इसका हम आंदोलन अब शुरू करेंगे। और यही वाली लाइन क्वेश्चन पूछा गया है, सतनामी आंदोलन। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन 1 घासीदास ने। यस, ये एकदम सही है। अब इसका रीजन पूछा था कि ये सतनामी आंदोलन है क्या, तो देखो, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। बेसिकली इनका मेन था कि जो चमड़े का काम कर रहे हैं ना, इनको संगठित करो और इनकी स्थिति को सुधारो। ठीक है, ये हो गया आपका सतनामी आंदोलन। यहाँ तक ये हो गया एक लाइन। उसके से पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर थे, जो कि मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। ठीक है, ये आपके हरिदास ठाकुर हो गए। हरिदास जी ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादियों ग्रंथों पर सवाल किया, जिसे आज हम केरल कहते हैं। वहाँ की जो एझावा जाति के जो श्री नारायण गुरु हैं, उन्होंने अपने लोगों के बीच में यूनिटी का बनाया। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका विरोध किया। उन्होंने बोला भाई सब एक हैं, हमारी ह्यूमैनिटी ही एक जाति है, बाकी और कुछ नहीं, मानवता ही हमारी जाति है, हमारा एक धर्म है, एक ईश्वर है। उस समय भी लोग ऐसा बोलते थे। तो ये चीज़ हो गई। सतनामी आंदोलन याद रखना है, हरिदास ठाकुर याद रखना है। ठीक है, और ये आपका
नारायण गुरु। ये 3 चीज इसमें से पूछी गई है और रिसेंटली में सतनामी आंदोलन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ये हो गया। उसके बाद ये हमारे हैं श्री नारायण गुरु। तो इन्होंने बोला कि देखो यार, मानवता ही एक जाति है और इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने आदत तौर तरीकों को बदलने की कोशिश की जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ठीक है, अब ये है हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इनकी किताब भी पूछी जाती है, ज्योतिराव फुले गुलामगिरी। आपने सुना होगा, कितनी बार पूछता है। ये है हमारे ज्योतिराव फुले और गुलामगिरी इनके पुस्तक का नाम है। तो निम्न जाति नेताओं में ये काफ़ी फेमस थे। ठीक है, 1827 में इनका जन्म हुआ और ये ईसाई प्रचारक द्वारा जो खोला गया स्कूल था ना, वहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। जैसे जैसे बड़े हुए, जाति आधारित समाज में जो अन्याय फैला हुआ था, अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला। ठीक है, कि ब्राह्मण जो दावा करते थे कि भाई हम स्वर्ण जाति के हैं, इस पे हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, फूले का तर्क था, मतलब उनका ये कहना था कि तुम आर्य होने के कारण तुम क्या औरों से श्रेष्ठ हो जाओगे। इनका ये तर्क था कि भाई आर्य जो है ना वो विदेशी थे। ठीक है, वो देसी नहीं है, वो विदेशी थे जो कि उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। और उन्होंने क्या किया, हमारी इस मिट्टी के असली वारिसों, मतलब आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे जो मूल निवासी है ना, उसको हराया और उनको गुलाम बनाया। ठीक है, तो इसलिए जो आर्य हैं उन्होंने क्या किया, मतलब बेसिकली इनका कहना था कि जो तुम ब्राह्मण हो, उनके ऊपर जो हमला बोला कि भाई देखो तुम आर्य होने के कारण श्रेष्ठ नहीं हो जाते हो। आर्य तो विदेशी थे, वो यहाँ पर आए और हमारे मूल निवासियों को उन्होंने पराजित किया, मतलब उनको गुलाम बना लिया और खुद को श्रेष्ठ मानने लगे। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जो जनता थी ना, जो नीच निम्न जाति वाला, उनको मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। इनका कहना था कि जो ऊंची जाति है ना, उनकी जमीन हमारी सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो विदेशी हैं। ये जो धरती है हमारी यहाँ के लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ठीक है, क्योंकि वो शुरुआत से ही यही रहे हैं, बाकी आर्य तो विदेशी थे, ये इनका कहना था। अब इन्होंने एक और दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ पे स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जो है, योद्धा जो होते थे किसान, वो जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और अति शूद्रों को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। ठीक है, फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज, ये लाइन पूछी गई है, नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो आपको प्लीज ये कॉपी में नोट कर लो। ये प्रश्न पूछता है कि किस संगठन का इन्होंने स्थापना किया है, ज्योतिराव फूले ने। तो सत्य शोधक समाज, किस लिए, जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाने के लिए। ठीक है, ये लाइन पूछी हुई है। दूसरी इनकी जो किताब है वो काफ़ी अच्छी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए, इनकी जो किताब थी 1873 में, ये डेट याद रखना, फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। अब ये पूछता है कि इसमें, ये जो किताब है ना, इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें ना लगभग 10 साल पहले अमेरिकी जो गृह युद्ध हो चुका था ना, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दिया गया था, उसके बारे में है। तो याद रखिएगा, अमेरिकी गृह युद्ध। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी जो अमेरिकी वासी हैं उनको समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया, एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए भारत के निम्न जातियों को कि देखो भाई, उन लोगों ने भी तो उससे छुटकारा पाया ना, तो आपको भी जो है अपने संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति महिलाओं की, ऐसा नहीं है कि उच्च जाति की जो महिलाएं हैं उनके साथ इक्वालिटी थी, उनके साथ भी दुर्दशा होता था। मजदूरों की मुसीबत, निम्न जाति का अपमानपूर्ण हालत, मंदिर में नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करना है, इस सब पे चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिम भारत में भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। तो ये जो है हमारे ज्योतिराव फुले, इन्होंने तो ये आंदोलन चलाया ही, ज्योतिराव फुले जी। और इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछता है कि और कौन कौन जो है इसमें शामिल था। तो ये आपको याद रखना है, जाति सुधार में सबसे पहले पश्चिमी भारत से भीमराव अंबेडकर हैं, और दक्षिण वाला पूछता है कि दक्षिण से कौन सा नेता था, तो वो था रामास्वामी नायकर। याद रखिएगा ये दोनों लाइन, ठीक है। अब ये देखो, यह मंदिर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना एंट्री नहीं होती थी, एंट्री का इन द सेंस कि प्रवेश नहीं मिलता था अछूतों को,
अब इसके लिए देखिए, मंदिरों में कौन जा सकता था। अंबेडकर आपको पता है महार परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत ही करीब से देखा। रोजाना जिंदगी में वो खुद बहुत सारे भेदभाव को जो है भेदभाव का सामना किए और उनको पता था कि भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। प्रश्न पूछता है कि अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? 1927 में, ठीक है, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर भाई एकदम भड़क गए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो 3 आंदोलन इन्होंने चलाया है, ठीक है। ये हमारे ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके जैसा तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई भी है, और आगे का पता नहीं। अब ये हमारे आपको पता ही है ना, दक्षिण से इन्होंने जो है मोर्चा संभाला था रामास्वामी नायकर ने, जाति सुधार से रिलेटेड। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास गैर जो ब्राह्मण जातियों का था, जिन्हें शिक्षा धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दे दी। ये पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी सामारामी नायकर एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। प्रारंभिक जीवन में ये सन्यासी थे। संस्कृत शास्त्रों का बहुत ही गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से इंतजाम हुआ है अलग अलग, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए भाई खुद लड़ना होगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। और यही प्रश्न पूछता है कि स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया है, तो वो है हमारे ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इस एक चैप्टर से पूछी गई हैं, और जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसे समझ में भी नहीं आएगा। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, अपने लिए खुद लड़ना होगा। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिसे ब्राह्मणों ने अपने अधीन किया। मतलब इनका कहना था कि भाई ये अछूत ही हैं, असली हकदार, जिसको तुम लोगों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर दत्त प्रदान मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। आपको पता है ये जो पेरियार थे वो हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। खास तौर से आपको पता ही है भीमराव अम्बेडकर ने तो इसको जला भी दिया था, मनु। तो खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन सभी पुस्तकों का सहारा लिया है, ठीक है। इसी का ये लोग बार बार दावा करते हैं। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच आत्ममंथन, आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु जो रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठन के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। इन संगठन का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए। मतलब ये चाहते थे भाई ऊंच नीच रहना चाहिए, इस पे कोई आँच नहीं आना चाहिए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे, और ये आज भी जारी हैं। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आज भी कहाँ ख़त्म हुआ है जाति वर्ण व्यवस्था, आज भी वैसे ही है। आज भी लोग आपका नाम पूछने से पहले आपका वो पूरा नाम जानना चाहेंगे कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उन्हें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। लोगों को जाति पे जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ से सुधारों के लिए कुछ संगठित हुआ। सबसे पहले ब्रह्मो समाज। ये देखिए, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेता में से एक थे। अब ये देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय ने की है, बट जो ब्रह्मो समाज थे इसके एक मुख्य नेता आपसे पूछा जाएगा तो वो है केशव चंद्र सेन,
ये आपको याद रखना है। बाकी आप इसको भी पढ़ सकते हो। ब्रह्मो, याद रखिएगा, ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी और ये सभी प्रकार की जो मूर्ति पूजा होती है ना और जो पशुओं की बलि दी जाती है उसके विरुद्ध थे। धार्मिक प्रथाएं, जो कल्चर है उसकी आलोचना करने का अधिकार उस समय नहीं था। ब्रह्मो समाज ने जो विभिन्न धर्म के आदेश हैं, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उसको बोला कि उनके नकारात्मक और सकारात्मक, इस पे फोकस किया है। तो बेसिकली बस आप इतना याद रखिएगा कि ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई है और मुख्य नेता में से एक है केशव चंद्र सेन। उसके बाद से ये आता है हेनरी डेरोजियो। आपको पता ही है, यंग बंगाल मूवमेंट इसी से रिलेटेड है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की है, तो वो है हेनरी डेरोजियो। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया, तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए मोटिवेट किया और उनके द्वारा शुरू किया गया यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया है, तो वो है हेनरी डेरोजियो। कई बार पूछा हुआ है ये प्रश्न, केवल सीटेट में नहीं, हायर एग्जाम में भी। दूसरा तो आपको पता ही है, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। ठीक है, इनका नाम मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। और ये तो नहीं, बट ये याद रखिएगा 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब वो गए थे शिकागो, तो 1893 में। ठीक है ना, बाकी तो इसमें कहानी है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। ठीक है, उसके बाद से दूसरा है यहाँ पे, ये रहा प्रार्थना समाज। तो 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधन को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रार्थना समाज जो है स्थापित कब हुआ है, 1867 में बंबई में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है, ईयर्स, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। दूसरा है वेद समाज। तो मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई और ये जो वेद समाज है ना, ये ब्रह्मो समाज से ही प्रेरित था। ठीक है ना, इसी को देख के ही ये बनाया गया था वेद समाज। और ये भी बेसिकली वही था जो रूढ़िवादी, अंधविश्वास, अनुष्ठान, विधवा विवाह, महिला शिक्षा, इन सभी के लिए था। तो आपको याद रखना है कि किससे प्रेरित था और इसकी स्थापना कब हुई है, 1864 में। दूसरा है अलीगढ़ आंदोलन। तो ये आपको पूरा याद रखना है। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किसका इसमें योगदान था, तो सैयद अहमद खां 1875 में। तो बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी तो सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि अब इसमें आप डिटेल में पढ़ने जाओगे। ये देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया है। ठीक है, ये देखिए, ये जो भी लाइन है यहाँ से कुछ पूछता नहीं है। मेन चीज़ क्या पूछेगा, शिकागो कब गए, और दूसरी चीज़ पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, वेद समाज की, ब्रह्मो समाज की। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा हुआ, ये सारे पॉइंट्स। तो आज जो है अभी हमने इतना देखा और ये अब हमारा आई थिंक हाँ लास्ट है, सिंह सभा आंदोलन। ये फोटो देखिए, यह है खालसा कॉलेज अमृतसर। देखा होगा आपने, जो लोग उस अमृतसर साइड के हैं। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं के द्वारा ये स्थापित किया गया है। तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे, इसे मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो ये है सिख सभा आंदोलन। ठीक है, याद रखना है शुरुआत कब हुई है, 1873 में अमृतसर में। ठीक है, और बाद में इसका गठन कब हुआ, 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास और आज हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स देखे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, ये आप मुझे बताओ, राजा राम मोहन राय ने किसका समर्थन किया है स्टार्टिंग से ही, मतलब कल वाली चीज़ें भी आपको पता ही है। ब्रह्म समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती बताओ,
आर्य समाज, वीरेशलिंगम पंतुलुनु, ये भी हम लोगों ने कल वाली क्लास से किया है। ज्योतिराव फुले गुलामगिरी पुस्तक इन्हीं की है, आपको पता है, और जिसमें उन्होंने अमेरिका में किस तरीके से जो दास प्रथा था उससे मुक्ति पाई, इसके बारे में लिखा हुआ है। पंडिता रमाबाई बताइएगा जरूर। पेरियार बताइए, जाति सुधार से ही है, दक्षिण से। मुमताज अली, महिलाओं की शिक्षा, जो मुस्लिम महिलाएं हैं इसके लिए उन्होंने स्कूल्स खोले। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसमें से किसने किस विचार का समर्थन किया है और किसका संगठन किया है, उसके सारे नाम लिखने हैं। अब यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति उत्तराधिकार आदि के बारे में क्या नया कानून बना दिया? राइट है या रॉन्ग है? समाज सुधारकों को सामाजिक तौर में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। अच्छा, ये तो अभी हमने पढ़ा कि ये तो प्राचीन ग्रंथ का ही सहारा लेते थे। सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था? बिल्कुल भी नहीं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया? जी हाँ। तो ये थी आज की क्लास, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब INM, वो हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है, तो कल हमने महिलाएं वाला टॉपिक कंप्लीट किया और जाति का सुधार आज का। जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है ना, अभी आपको ऐसे ही लास्ट में एक वीडियो मिलेगा एंड स्क्रीन पे, आप उसे क्लिक करके जरूर देखें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर बताना एंड लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।